सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज जो है हम मूल अधिकारों की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और आज जो है समझेंगे हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। बेसिकली देखिए, जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ के लिए है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, संस्कृति और शिक्षा। शिक्षा का मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन है जो कि लोग बताते नहीं हैं, संविधान किताबों में भी लिखा नहीं बहुत क्लियर। शिक्षा का मतलब यह है मजहबी शिक्षा। मजहबी शिक्षा मतलब रिलीजियस जो है एजुकेशन का अधिकार है। ये बात जो है यहाँ पे निहित है। जो माइनॉरिटीज़ हैं भारत में रहती हैं उनके लिए जो है उनके कल्चर और उनका जो है एजुकेशन का मतलब मजहबी शिक्षा। ऐसा कोई साइंस वाइंस वाला शिक्षा की बात नहीं है, मजहबी शिक्षा का जो है अधिकार है यहाँ पे। तो देखिए, इसके तहत जो है 2 आर्टिकल रखा गया, आर्टिकल नंबर 29 और 30। इन 2 आर्टिकल के माध्यम से जो है माइनॉरिटीज़ को जो है राइट्स मिले हैं कुछ, उसको जो है डिटेल में समझते हैं कि आखिर कौन कौन से राइट्स हैं, क्या वो आज के टाइम में नेसेसरी हैं, इन सब चीज़ों को जो है समझते हैं। आर्टिकल नंबर 29 की बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29 जो है वो ये कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 29 माइनॉरिटीज जो है उनका जो हित है, इंटरेस्ट है, उनके जो है हितों का जो है संरक्षण करता है। आर्टिकल नंबर 29। भारत में देखिए माइनॉरिटी जो है कई सारे लोग हैं माइनॉरिटी में। सबसे बड़ी माइनॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम है, सिख हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जो भी मतलब छोटे छोटे लोग से नंबर्स जिनके कम होते हैं उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं, माना जाता है। भारतीय संविधान ने माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन नहीं किया है, अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि ये कह दिया गया है, उस समय आज़ादी के टाइम मान लिया गया था कि चूँकि हिंदू मेजॉरिटेरियन में है तो हिंदू मेजॉरिटी हो गया, बाकी जो है सब संख्या में कम है तो वो माइनॉरिटीज़ हैं। तो एक प्रकार का जो है यहाँ पे विवाद है कि माइनॉरिटी मतलब क्या। आपने अक्सर टीवी डिबेट्स या पॉलिटिकल टीवी डिबेट्स जो होती है उसमें देखा होगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का बड़ा लफड़ा है भारत में, क्योंकि माइनॉरिटी को जो है डिफाइन नहीं किया गया कि कितनी संख्या तक कोई व्यक्ति या कोई समाज माइनॉरिटी में आएगा। तो बहरहाल ये सब दूसरी चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 29 के तहत जो है जो राइट्स मिले हैं उसको समझते हैं। मान लीजिए भारत में कहीं भी कोई व्यक्तियों का कोई ऐसा अनुभाग है, भारत में कहीं भी व्यक्तियों कह लीजिए या फिर नागरिकों कह लीजिए, नागरिक कहना ज़्यादा रहेगा, नागरिकों का अनुभाग, भारत में कहीं भी कोई ऐसा नागरिकों का ऐसा कोई अनुभाग है या समूह है जिनकी संख्या कम है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक ही, 10 लाख तक भी हो सकती है। कहीं सुदूर भारत के किसी कोने में जो है इतने लोग रहते हैं जिनकी अपनी भाषा है। क्या है? जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, कल्चर है, कल्चर मतलब संस्कृति है, बोली है, ठीक। ये सब चीज़ें अगर उनके पास हैं तो उन्हें जो है अपनी इन सब चीज़ों को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त होगा। उन्हें जो है ये सब जो है सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त होगा। कौन देगा ये अधिकार? भारत का संविधान देगा। भारत का संविधान प्रोवाइड कर रहा है। आर्टिकल नंबर 29 के क्लॉज नंबर 1 के तहत, क्लॉज नंबर 1 में ये बात जो है समझाई गई है कि भारत क्षेत्र में नागरिकों का कोई ऐसा अनुभाग है जो कि जिसकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, बोली है, अगर ये सब है तो उसे जो है अपनी इन सब चीज़ों को सुरक्षित करने का अधिकार है। ये भारत का संविधान जो इनको राइट्स देता है आर्टिकल नंबर 29 के क्लॉज नंबर 1 के तहत। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज किया गया है, नागरिकों का अनुभाग। ये बड़ा विवादित है। विवादित ऐसे है कि चूंकि ये देखिए लिखा है हेडिंग में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो सिंपल सी बात है, भारत में सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना चाहिए था इसके तहत, बट आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ नागरिकों का अनुभाग लिखा है। तो भारत में कहीं भी जरूरी नहीं कि माइनॉरिटी भी रह रही हो, कहीं अगर मेजॉरिटी का भी कोई बंदा है, कोई कम्युनिटी है भारत के किसी क्षेत्र में रहती है जिनकी संख्या बहुत कम है, तो उन्हें भी जो है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, बोली इत्यादि को जो है सुरक्षित करने का जो अधिकार प्राप्त है। तो क्लॉज नंबर 1 मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को मिला हुआ है। आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज नंबर 1 दोनों को प्राप्त है। हेडिंग में भले ही है
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, बट ये दोनों को है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखी है अपने बहुत सारे वर्डिक्ट्स में, जो न्याय देते हैं उसमें ये चीज़ लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे नागरिकों का अनुभाग है तो नागरिकों में कोई भी हो सकता है, इसलिए जो है उनको जो है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और बोली का जो है सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह आर्टिकल नंबर 19 से क्लॉज नंबर 2 है, सॉरी 1 है। अब क्लॉज नंबर 2 की बात समझते हैं। 2 में क्या बातें समझाई गई हैं, कौन सा अधिकार दे दिया गया है माइनॉरिटीज़ को या फिर लोगों को। भारत का कोई भी नागरिक हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो मेजॉरिटी वाला हो या फिर माइनॉरिटी वाला हो, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, चाहे वो बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक हो, उसे जो है क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, संस्थान मान लीजिए, चाहे पढ़ाई लिखाई वाला चाहे कामकाज करने वाला इंस्टीट्यूट हो, वहाँ किसी भी व्यक्ति को केवल जो है धर्म, जाति, ठीक है, या भाषा के आधार पे नहीं रोका जा सकता, भाषा के आधार पे नहीं रोका जा सकता जाने से। ठीक है, क्लॉज नंबर 2 ये कह रहा है कि भारत के जो नागरिक हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हों या मेजॉरिटी के हों, राज्य द्वारा पोषित या क्या कह लीजिए संचालित किसी भी इंस्टीट्यूट में, संस्थान में केवल और केवल इस नाम से जो है किस आधार पर नहीं रोका सकता है कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी भाषा क्या है। सिर्फ 3 बेसिस है। लिंग के आधार पर रोक का प्रोविजन है, लिंग के आधार पे कहीं कहीं रुकावट है, कहाँ है वो आप लोग जो है समझिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 29 के तहत यही 2 बातें समझाई गई कि भैया नागरिकों का कोई अनुभाग है, उसकी भाषा है, लिपि, संस्कृति है, तो उसे जो उसे एक तरीके से संरक्षित करने का अधिकार है। और दूसरी बात ये समझाई गई है कि यदि जो है कोई बंदा है, भारत का नागरिक है, चाहे माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का है, उसे जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से नहीं रोका जा सकता अगर वो स्टेट द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट है, तो चाहे वो पार्शली हो या फुल्ली हो, धर्म और जातीय भाषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। यह आर्टिकल नंबर 29 है। यही 2 जो बातें जो है आर्टिकल नंबर 29 समझाई गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप लोग जो समझ लेना, बूझ लेना, इससे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आप लोग बुक से पढ़ के जो समझ लेना। चलिए अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 30 को, इसको मिटाते हैं, नहीं आ रहा है। चलो जी, अब आर्टिकल नंबर 30 को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब जो माइनॉरिटीज़ है भारत में, अल्पसंख्यक है, उन्हें जो है अपने पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का राइट्स होगा, प्रशासन करने का अधिकार होगा, संचालित करने का अधिकार होगा, सब कुछ जो है उनके पास राइट्स होगा। आर्टिकल नंबर 30 में बात समझाई गई है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर विवाद कहाँ उत्पन्न होता है उसको समझते हैं कि इसमें विवाद क्या है आज के टाइम में। क्या आज के टाइम में आर्टिकल नंबर 30 इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बता दूँ, आर्टिकल नंबर 29 में तो मेजॉरिटी का भी थोड़ा बहुत अधिकार था, लेकिन 30 में जो है सिर्फ माइनॉरिटी के राइट्स। भारत में देखिए माइनॉरिटी कहने को तो पेपरों में बहुत है, मुस्लिम है, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन है, फलाना ये वो, पारसी, यहूदी, जो भी भारत में रहते हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए तो भारत में जो माइनॉरिटीज़ है वो मुस्लिम ही है। क्योंकि आपने देखा होगा सारी राजनीतिक पार्टियाँ माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, और ये तुष्टीकरण का परिणाम ही है कि आर्टिकल नंबर 30 जो है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्टेड है। कैसे है उसको बाद में देखेंगे, बहरहाल इसमें क्या है उसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 30 के तहत 3 क्लॉज है, 30 के तहत 3 क्लॉज है। पहला ये कह रहा है भाई सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसके संचालन का अधिकार होगा। ठीक है, कोई मान लो बंदा आ रहा है सिख, उदाहरण सिख से लेते हैं, बट सिख नाम का कोई इंस्टीट्यूशन होता नहीं, सिख का कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, धार्मिक इंस्टीट्यूशन जहाँ वो पढ़ाई लिखाई कराते हो, गुरु गोविंद साहब ग्रंथ रटवाते हो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मुझे नहीं लगता कि है। ना ही जैन के पास है, ना बुद्ध के पास है, बौद्ध के पास है, और ना इवन पारसी यहूदियों के पास भारत में इस्टेब्लिश है। सिर्फ मुस्लिमों के पास है मदरसा। ठीक है, तो भैया सिख हैं, सिख चाहे तो अपनी मनपसंद का शिक्षा संस्थान खोले और उसमें जो है जो पढ़ाना चाहे अपना धार्मिक ज्ञान उसको दे और उसको जो है संचालित करे, प्रशासित करे, प्रशासन कराए।
उसमें कोई जो है हस्तक्षेप नहीं रहेगा, बल्कि सरकार उसको फंड करेगी कि चूंकि तुम माइनॉरिटी हो तो तुम्हें फंड मिल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार कोई मुस्लिम है, मुस्लिम्स है, तो वो अपना इंस्टीट्यूट खोल ले भाई, मदरसा खुलाइए, भारत में बहुत सारे मदरसे हैं, और उसे जो है संचालित करे, उसका प्रशासन चलाए। अब भारत सरकार उसको फंड भी देगी, स्टेट सरकार या कह लीजिए गवर्नमेंट, यूनियन सरकार या संघ सरकार उसको फंड भी देगी, विभेद नहीं करेगी, देगी। तो ये जो है राइट्स जो है माइनॉरिटी को प्राप्त हुआ है कि सभी जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपनी पसंद के जो है शिक्षा संस्थान खोलने और उन्हें प्रशासित करने का या फिर उनके प्रशासन का अधिकार होगा। प्रशासन का मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, संचालित करने का अधिकार उनको प्राप्त है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात इसमें कह रखी है कि यदि पहले का ए, इसमें दो क्लास है, पहला है पहले का ए, भविष्य में अगर सरकार कभी भी कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की ज़मीन एक्वायर करती है, एक्वायर मतलब अधिग्रहण करती है, अधिग्रहित करती है, तो जो भी उसका मुखिया होगा, जो भी संचालित करने वाले लोग हो, उनको जो है मुआवजा ज़रूर देगा। ठीक है, क्षतिपूर्ति की जो रकम जो है उनको ज़रूर प्राप्त होगी, उससे जो है उनको वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निराकृत नहीं होंगे, उनको जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। दूसरा क्लॉज है इसमें स्टेट यानी राज्य, राज्य का मतलब आर्टिकल 12 वाला राज्य कभी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फंड देने में जो है विभेद नहीं करेगा, हमेशा जो है पैसा देगा। मेजॉरिटी को जा रहा है तो माइनॉरिटी को भी जाएगा। ठीक है, अब चूँकि अब इसका क्या एक्चुअल लॉजिक है वो भगवान जाने, बट यही कहा गया है कि आर्थिक सहायता जो है जब राज्य करेगा तो उसमें विभेद नहीं करेगा इस इंस्टीट्यूशन के लिए जो ये बनाए हैं साहब लोगों ने, मदरसा वगैरह जो बनाया है, इसमें जो है विभेद नहीं करेगा। ठीक है, बराबर पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है भाई कि आखिर भारत में मुस्लिम कह लीजिए या फिर सिख कह लीजिए, जैन, बुद्ध, इनको मजहबी शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत ही क्या है, वो भी सरकारी स्तर पे इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन खोल के। आप हिंदू हो, ऐसा तो नहीं कि आप हिंदू हो तो आपको धार्मिक चीज़ें नहीं पता है ना, बेसिक चीज़ें, आरती कैसे करते हैं, नमाज, या फिर कह लीजिए कि कलावा कैसे बांधते, तिलक कैसे लगाते, सबको पता है, घर में पता चल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटी का मतलब सीधी सीधी बात यहाँ मुस्लिम से है, उनको ये पर्सनली जो है आर्टिकल नंबर 30 के तहत ये सब देने का क्या राइट्स बनता था, क्या मंशा थी, क्योंकि सब कुछ तो सबको है ना। आर्टिकल नंबर 14 से लेके 28 तक जितने भी आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो सबको प्राप्त हैं। भारत का अगर नागरिक है, कुछ तो विदेशियों को भी मिले हुए हैं, तो उन्हें सारे चीज़ें प्राप्त हैं। इक्वल राइट्स है, बोलने का आज़ादी है, पहनने का आज़ादी है, शिक्षा में है, जाति का आधार पर भेदभाव भी नहीं है, शोषण भी नहीं है, पर्सनल लिबर्टीज़ भी है, धर्म की स्वतंत्रता भी है, 25, 26, 27, 28 सब कुछ है और सबको है। उसके बाद अलग से जो है आर्टिकल नंबर 29, 30 देने की क्या मतलब था माइनॉरिटीज़ को, ये बात जो है आम जनों को समझ में नहीं आता। असल में हुआ क्या था, जब संविधान बन रहा था तो जो यहाँ के भारत में मुस्लिम लीडर थे, मौलाना आज़ाद कह लीजिए या और भी जो थे, उन्होंने भारत के लोगों को डर दिखाया। डर क्या दिखाया कि देखो साहब, पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, मतलब हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। वहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी थी और हिंदू सिख माइनॉरिटीज़ थे, उनके साथ पिटाई हो रही है। किसके साथ पिटाई हो रही है? हिंदू सिखों के साथ। कौन कर रहा है? मुस्लिम सोसाइटी कर रही है। तो कल को भविष्य में भारत में ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए जो है भारत के जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम हैं, उनको जो है सेव करने के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। वरना ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है आर्टिकल नंबर 14 से 28 तक जो सबको प्राप्त ना हो, अच्छे से लाइफ ना चल पाए। लेकिन जानबूझ के आर्टिकल नंबर 29 और 30 लोगों ने इंसर्ट करवाया। आज उसका परिणाम ये है कि मदरसे हैं, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, उनमें पढ़ाया क्या जा रहा है, लिखाया क्या जा रहा है, कुछ नहीं पता। बट सरकार के पास मजबूरियां हैं कि आप उनको फंड देना है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी योगी साहब की है, अगर मदरसे का सर्वे करा देते हैं तो विपक्षी पार्टी हल्ला कर देती हैं कि ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, सिंपल सी बात है, यदि सरकार फंड देगी
पैसा देगी, तो सिंपल सी बात है उसको ये जानने का अधिकार है कि आखिर आप पढ़ा क्या रहे हैं। ये पूरा अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पैसा भी लेते जाओ कुछ भी चलाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मदरसों में बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जिनसे राष्ट्र जो है समस्याओं में आया है। इसलिए जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल नंबर 30 के तहत जो मुस्लिम समाज को ये चीज़ें मिली हुई हैं उनको चलाने का, पढ़ाने का, लिखाने का, उसमें क्या चल रहा है वो सबको पता होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। जब तक चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, तो ऐसा होता था कि भैया मदरसे में न जाने कितने शिक्षक भर्ती हो रखे हैं, चीज़ें आधार कार्ड से लिंक हुई, ऑनलाइन हुआ, पता चला आधे तो टीचर ही गायब हो गए। तो सैलरी किसको जा रही थी, कैसे जा रही थी, आप समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड्स हैं, आप चाहे तो डेटा देख सकते हैं नेट पे, कोई हवाई बातें नहीं है। बहरहाल आर्टिकल नंबर 30 एक विवादास्पद है, इस पर चिंतन होना चाहिए कि आज भी ज़रूरी है, कि आज भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि उनको इंस्टीट्यूशन दिया जाए, धार्मिक मजहबी इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप बैठ के जो सिर्फ नमाज़ पढ़ो। कहने को तो साइंस भी पढ़ाते हैं, लेकिन नमाज से, मस्जिद से पढ़ा हुआ बंदा क्या करेगा, वो कहीं फिर मौलवी बन जाएगा, फिर वो जाके जो एक मदरसे में पढ़ाएगा। एक ऐसी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। अगर इससे बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील्स, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स ये सब निकलते तो चलो ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो बहरहाल ये आर्टिकल नंबर 30 था। इसमें जो यही है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। शिक्षा यहाँ लिखा जरूर है, बट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहिए संविधान बनाने वालों को, मजहबी शिक्षा का अधिकार, क्योंकि मदरसे से सिर्फ मजहबी शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगले वाले सेक्शन जरूर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करते हैं अगले वाले आर्टिकल्स को। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।